विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए। हेलो बच्चों, मैं मिशन 2 वाले सर, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कक्षा 9वीं का, जी हाँ क्लास 9th का विज्ञान साइंस के 40 मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं, जो आपके होने वाली परीक्षा, होने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि मेरे प्यारे बच्चों आप भी जैक बोर्ड से हो और कक्षा 9वीं में पढ़ते हो और इस बार अपने परीक्षा देने वाले हो, तो आपके लिए ही वीडियो, आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इसमें हम आप लोग को विज्ञान के 40 क्वेश्चन को करवाएंगे और इसमें आप देखें कि 40 में से आप कितना उत्तर को कर पा रहे हो, ठीक है। और सभी उत्तर को आप लोग अच्छे से याद कर लेना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए मेरे बच्चे इस वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा लेट ना करते हुए, और सबसे पहले हम लोग सामान्य निर्देश को पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि आप लोग का पैटर्न क्या रहने वाला है। देखो इसमें जो टोटल प्रश्न है, आपको सभी प्रश्न को उत्तर करना होगा और टोटल प्रश्न जो पूछा जाएगा वो 40 प्रश्न पूछा जाएगा, और जिसमें से आप लोग का प्रत्येक प्रश्न के एक नंबर दिया जाएगा, मतलब 40 मार्क्स का आप लोग का एग्जाम होगा। और जो आप लोग का एग्जाम में आएगा वो ऑब्जेक्टिव आएगा, जिसमें 4 विकल्प दिए जाएंगे, और जो सही विकल्प होगा उस वो वाला का क्या करना आप लोगों को, OMR पे उस गोल घेरा में भर देना है, ठीक है। और गलत अगर आप उत्तर करते हो तो उसके लिए अंक भी नहीं काटा जाएगा। तो आइए मेरे बच्चे अब शुरू करते हैं और सभी प्रश्नों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और सभी प्रश्न को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या दिया गया है, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, इस यंत्र को कहते हैं। तो इस यंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, थर्मामीटर, इनमें से कोई नहीं। तो स्वचालित जो वाहन होता है बच्चों, जो बाइक होता है, जो कार होता है, उसमें एक मशीन लगा होता है और वो बताता है कि आप कितना दूर चले हो। जी हाँ, आपकी दूरी प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को हम लोग ओडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओडोमीटर। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ओडोमीटर। देखिए आप जो गाड़ी चलाते हो ना, गाड़ी में आप लोग आगे में देखे होंगे 2 मीटर लगा होता है। एक तो सबसे पहला कि आप यहाँ पर बीच में ऐसा रहता होगा, अच्छा उससे पहले आप लोग का रहता होगा एक ये कांटा, और कांटा आप जितना स्पीड चलते होगे वो आप लोग का बताता होगा कि 80 स्पीड चल रहा है, 20 की स्पीड चल रहा है, 30 की स्पीड चल रहा है, ठीक है, तो वो स्पीड बताता है। और एक और जो होता है बीच में लगा होता है, ऐसा है ना, और ये इस तरीके से घूमते रहता है कि आप कितना दूरी चले हो। तो 2 मशीन लग गया यहाँ पर, जो आप लोग का यहाँ पर जो बताता है बीच में कि आप कितना चले हो, 40,000 चले हो, 50,000 चले हो, 20,000 चले हो। बोलते हैं ना कि मेरा गाड़ी 30,000 चला हुआ है, मेरा गाड़ी 20,000 चला हुआ है, तो वो जो बताता है उसको हम लोग ओडोमीटर कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूरी कितना चला है वो बताता है। और जो आपका कांटा जो बताता है मेरे बच्चा, वो आपका स्पीडोमीटर होता है। क्यों? क्योंकि वो स्पीड को बताता है कि आप कितने स्पीड में चल रहे हो, ठीक है। तो दोनों याद हो गया है ना। अगर दूरी को प्रदर्शित करेगा तो ओडोमीटर, और वही चीज बोलेगा कि जो स्पीड को बताता है, जो चाल को बताता होता है, वो आपका स्पीडोमीटर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोनों प्रश्न में से कोई भी प्रश्न आएगा तो आप लोग बना लेंगे। आइए बढ़ते हैं दूसरा नंबर सवाल पे। सरल रेखीय गति का उदाहरण है। सरल रेखीय गति का मतलब होता है एकदम सीधा सीधा चलना, है ना। अब देखिए सरल लोलक की गति, देखो लोलक का जो गति होता है कैसे होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे आता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे आता है। तो ये तो सरल रेखा नहीं है भाई, है ना, ये सीधा नहीं जा रहा है, तो ये तो कट गया ऑप्शन। उसके बाद देखिए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, सूर्य बीच में है और पृथ्वी इसके चारों साइड क्या करे, गति कर रही है। तो ये किस प्रकार की गति कर रही है? परिक्रमण गति कर रही है। ये घूर्णन गति, परिक्रमण गति हो जाएगा। तो ये भी तो आपका सरल रेखा में नहीं आ जाएगा, ये भी कट गया। और कार की, सड़क पर कार की गति, जो सड़क पर जो होता है इस तरीके से, तो कार जो सीधा सीधा चलता है, तो ये सरल रेखीय गति का एक उदाहरण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा बच्चा? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना समझाया हुआ चीज? बोले हाँ सर समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, कि इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाता है? चाल, वेग, विस्थापन, त्वरण। तो इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई जो दूरी है मेरे बच्चा, उसको हम लोग वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं, वेग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। वेग का इसी तरीके से आपका परिभाषा भी है कि इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम लोग वेग कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद देखिए चौथा नंबर सवाल, कि एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है, शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो अगर कोई भी चीज है ना, अगर कोई भी गाड़ी या कोई भी चीज अगर एक समान त्वरण की अवस्था से, है ना, समान गति से चल रहा है, ठीक है, अगर ये 20 की स्पीड चल रहा है तो पूरा 20 की स्पीड ही चल रहा है, तो इसका जो त्वरण होगा ना वो शून्य होगा।
ठीक है, जब जिग जैग चलेगा ना, कभी स्पीड कभी धीरे, कभी स्पीड कभी धीरे, ऐसा चलेगा तब आपका धनात्मक ऋणात्मक होगा। लेकिन जब समान स्पीड से अगर चलेगा तो इसका एक्सेलरेशन जो होगा, इसका जो त्वरण होगा वो आपका शून्य होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, समान गति की अवस्था में त्वरण जो होता है वो शून्य होता है, 0 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। संवेग कैसी राशि है? सदिश राशि, अदिश राशि, सदिश एवं अदिश दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो संवेग जो है मेरे बच्चे ये आपका सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। सदिश राशि कहते किसको है? जिसमें दिशा हो और जिसमें परिमाण हो। जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो तो उसको हम लोग सदिश कहते हैं, और जिसमें दिशा ना हो सिर्फ परिणाम बताता है तो वो आपका अदिश हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये आपका संवेग में जो होता है दिशा और परिमाण दोनों होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, यह गुण कहलाता है? पल, जड़त्व, द्रव्यमान या संवेग? तो सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, मतलब कि कोई अगर वस्तु है तो अगर वो गति अवस्था में तो वो गति ही करना चाहेगी, वो रुकना ही नहीं चाहेगी। अगर कोई वस्तु अगर रुका हुआ है तो वो रुका ही रहना चाहेगा, वो गति नहीं करना चाहेगा। मतलब कि जो अपनी अवस्था में पहले से वो अपनी अवस्था में ही रहना चाहता है, और उस परिवर्तन का जो विरोध करता है उसको हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम, जिसको हम लोग गति का पहला नियम बोलते हैं। ठीक है, गति का पहला नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वो गति में ही रहना चाहेगी, और अगर कोई वस्तु अगर रुका हुआ अवस्था में है तो वो रुका हुआ ही रहना चाहेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। और ये क्या करता है? अपना परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। संवेग का एसआई मात्रक क्या है? अभी हमने आप लोग को बता दिया संवेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। और संवेग का जो एसआई मात्रक है ये क्या है? तो केजी पर मीटर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। यदि दो वस्तु ए और बी का द्रव्यमान 6 और 34 केजी हो, है ना, ए का द्रव्यमान 6 है और बी का द्रव्यमान 34 है, तो किसका जड़त्व सबसे ज्यादा होगा? तो किसका जड़त्व होगा? ए का जड़त्व बी से अधिक होगा। ए का जड़त्व बी से कैसे अधिक होगा? तो कम है ना जी, तो ये तो ऑप्शन कट गया। बी का जड़त्व जो होगा ए से अधिक होगा। हाँ, ये सही बोल रहा है। क्यों होगा बी का जड़त्व? क्योंकि जिसका ज्यादा द्रव्यमान वो उसका जड़त्व उतना ज्यादा। ठीक है, तो बी का जड़त्व क्या है? बी का द्रव्यमान कितना है? 34, तो इसका जड़त्व अधिक होगा, तो बी का जड़त्व जो होगा ए से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। न्यूटन का कौन सा गति का नियम की ही गति का वास्तविक नियम है? प्रथम गति का नियम, द्वितीय गति का नियम या तृतीय गति का नियम? इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा द्वितीय गति का नियम, है ना। न्यूटन के गति के नियम जो है वास्तविक नियम कौन है? तो गति का दूसरा नियम, और गति का दूसरा नियम ही बल का परिभाषा देता है, बल का सूत्र को देता है, ये भी आप याद रखेंगे। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक है, ठीक है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक कितना है? तो ये आपका हो जाएगा इसमें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का जो मात्रक है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मैं बता दूं बच्चों कि ये जो आपका साइंस का जो वीडियो है ना, जो विज्ञान का जो वीडियो है ना, ये 5वां वीडियो है ना, 5th वीडियो है, ये याद रखेंगे। और इससे पहले आप लोग का 4 वीडियो और अपलोड हो चुकी है, और हमने इस बार, जी हाँ, इस बार के एग्जाम के लिए, आपके 2025 एग्जाम के लिए जो होने वाले 29 जनवरी के एग्जाम के लिए आपका 8 से 10 मॉडल पेपर हम इस बार करवा रहे हैं। क्योंकि पिछले बार जो है आप लोग जो 2024 में एग्जाम दे चुके हैं, जो आपके सीनियर बैच के भैया बहन थे, ठीक है, वो सब को 7-7 सेट करवाए थे। कितना करवाए थे? 7-7 सेट करवाए थे। ठीक है, पिछले बार काफ़ी बच्चे बहुत ही अच्छा रिजल्ट किए थे, सबका ग्रेड जो था एकदम सबका प्लस में था, A+ सबका ग्रेड था। ठीक है, और इस बार भी आप लोग का बहुत अच्छा ग्रेड आएगा अगर आप सही तरीके से सही वे में अगर तैयारी करते हैं तो। ठीक है, जी हाँ, आप अगर लाइन बाय लाइन सभी वीडियो को देखते हैं, मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। ठीक है, साइंस का अलग बना दिया हूँ, मैथ का अलग बना दिया हूँ, सोशल साइंस का अलग, इंग्लिश का अलग, हिंदी का अलग, सबका प्लेलिस्ट बना दिया, जिसमें 8 से 10 मॉडल पेपर मिलेगा, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। सारा का चीज़ आप लोग का प्लेलिस्ट में, एक प्लेलिस्ट में एक सब्जेक्ट का मिलेगा। ठीक है, तो उस तरीके से आप तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और अगर आप लोग को नहीं आ रहा है तो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाएं। ठीक है, मैं वहाँ पे आप लोग को तरीका बता देता हूँ कि तैयारी कैसे करना है, और वहाँ प्लेलिस्ट का लिंक भी भेज देता हूँ, जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से लाइन बाय लाइन सभी वीडियो को देख सकते हैं। मेरे बच्चे, आप लोग देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना फ़ायदा होगा। और मैं कोशिश करता हूँ कि हर क्वेश्चन को व्याख्या करके बताऊँ, एक्सप्लेनेशन करके बताऊँ, है ना। मैं कोशिश करता हूँ कि हर का बताएं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोग आंसर रट करके चल जाओ। रटना नहीं है, ठीक है, समझना है बात को, समझ में आ रही? ठीक है, क्योंकि मिशन 2 पर पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं कि दूसरे जगह पढ़ रहे हो। आप मिशन 2 पे जब पढ़ रहे हो तो आपको टेंशन नहीं लेना है ना।
कहते हैं ना, लगा के आग जीवन में हमने कई शौक पाले हैं, लगा के आग जीवन में हमने कई शौक पाले हैं, गर्व से कहो हम मिशन 2 वाले हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। क्लियर है? 11 नंबर सवाल देखेंगे। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह किस बल के कारण होता है? ठीक है, तो पृथ्वी जो है सूर्य के क्या करती है, चारों साइड चक्कर लगाती है, और चक्कर लगाती है कितने दिनों में लगाती है? 365 दिन, 366 दिन लगता है इसको चक्कर लगाने में, है ना, एक चक्कर लगाने पर। अब बताओ आप किसका चक्कर लगाते हो, कितना दिन लगाते हो चक्कर लगाने में? ठीक है, ये तो पृथ्वी तो सूर्य का चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो ये कितने दिन में? 365 और 366 दिन पूरा चक्कर लगाती है। ठीक है, तो ये किस कारण से होता है, आखिर चक्कर क्यों लगा रहे? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एसआई मात्रक है। तो जी का एसआई मात्रक क्या है भाई? ठीक है, तो इसका जो एसआई मात्रक जो हो जाएगा ना, वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? मेरे बच्चे, अगर दो वस्तु है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये दोनों वस्तु जितना दूरी पर है उसका अगर हम आधा कर दें, बी को हम उठा करके यहाँ पे ले आए, आधा कर दें, तो इसका जो गुरुत्वाकर्षण जो है ना, वो 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ जितना था उससे 4 गुना, कई 4 गुना आपका बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। द्रव्यमान का मान सभी जगह होता है, तो द्रव्यमान का मान जो होता है सभी जगह समान होता है। जी हाँ मेरे बच्चे, कोई भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो समान होता है, चाहे आप पृथ्वी पे रहो, चाहे आप चंद्रमा पे चल जाओ, सबका जो द्रव्यमान होता है वो समान होता है। हाँ, भार चेंज होता है, भार जो होता है ना वो बदलता है। अगर आप पृथ्वी पे है, जितना उससे 1/6 गुना आपका कहाँ पे रहेगा? चंद्रमा पे रहेगा। भार चेंज होगा लेकिन द्रव्यमान सेम रहेगा, आप कहीं पे भी चले जाओ। अब देखिए नीचे सवाल आपका दिया है, दिए गए चित्र में पदार्थ की किस अवस्था में कणों को दिखाता है? तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसको ध्यान से देखें तो पदार्थ के कण जो है ना काफ़ी सटे सटे हैं, काफ़ी सटे सटे हैं, और जब सटे सटे हैं तो ये क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आप लोगों को हम जब पढ़ा रहे थे, ठीक है, आप लोगों का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव भी बना हुआ है, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेंगे। मैं वहाँ पे जब पढ़ा रहा था तो वहाँ पे बताया था कि ठोस का जो कण होते हैं काफ़ी सटे सटे होते हैं, और द्रव का जो कण होता है मीडियम में होता है, और गैस का जो कण होता है काफ़ी दूर दूर होता है। ठीक है, ये तीनों चीज़ को हम लोग बताए थे। ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल ज़्यादा होता है क्योंकि सटे होते हैं, इसका मीडियम होता है, और इसका आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ आप लोगों को बता चुके थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 16 नंबर सवाल। अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इससे पदार्थ के कण के किस गुण का पता चलता है? तो पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। तो अगरबत्ती के सुगंध देखते हैं कि आप लोग अगर अगरबत्ती जला रहे हो पूजा घर में, और आपके घर में किचन घर में चला जा रहा है अगरबत्ती का सुगंध, आप जला रहे हो अगरबत्ती कहीं और कहीं और चला जा रहा है, तो ये किस कारण से होता है? ये किस गुण को दिखाता है? तो ये पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। जी हाँ, पदार्थ के जो कण होते हैं निरंतर गतिशील होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इसीलिए जो है आपकी अगरबत्ती की सुगंध दूर से ही पता चल जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में विसरण की गति तेज होगी? जल में, ऑक्सीजन में, लोहा में, तेल में। तो किसमें विसरण जल्दी होगा? तो ऑक्सीजन में होगा। ऑक्सीजन में विसरण जो होगा, क्योंकि ये गैस है और गैस में के कण जो होते हैं गतिशील होते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं, तो उसमें विसरण क्या होगा? जल्दी हो जाएगा। ठीक है, जैसे इत्र की सुगंध है ना, अगरबत्ती की सुगंध, देखते कितना जल्दी दूसरी जगह चला जाता है, तो इसमें जो होगा विसरण जल्दी होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर हम लोग। क्या दिया गया है यहाँ पर कि वायुमंडलीय दाब पर एक ठोस को एक गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए कितनी जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं क्वथनांक, गलनांक, संगलन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा संगलन की गुप्त ऊष्मा। जी हाँ, वायुमंडलीय दाब पर एक ठोस को गलनांक और द्रव में बदलने के जो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है उसको हम लोग संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उद्रोपातन, वाष्पीकरण, संगलन, विसरण। तो देखो, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, यानी ठोस है कोई भी और ठोस से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जा रहा है, ठीक है, या फिर गैस से डायरेक्ट ठोस में चेंज हो रहा है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग उद्रोपातन कहते हैं। हम लोग जनरली देखते हैं मेरे बच्चे, क्या देखते हैं कि ठोस से, है ना, ठोस से क्या होता है? पहले ठोस से द्रव में चेंज होता है, और द्रव से फिर गैस में चेंज होता है ना, या फिर गैस से द्रव में होता है, गैस से ठोस में चेंज होता है। ऐसे हम लोग नॉर्मली देखे हैं,
लेकिन ठोस से डायरेक्ट गैस में चेंज होना, गैस से डायरेक्ट ठोस में चेंज होना, इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग उद्र्वपातन कहते हैं। और इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे आप लोग घर में कपूर देखते होंगे, कपूर कैसा होता है, ठोस के जैसा होता है, लेकिन कुछ दिन के बाद आप देखेंगे वहां पर तो वो गायब हो जाता है। कैसे? क्योंकि वो ठोस से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जा रहा है। तो बात समझ में आया? बोले हाँ सर गुरुजी मजा आ रहा है। बोलो एक बार मजा आ रहा है। ठीक है, जल्दी जल्दी बोलो सर मजा आ रहा है। एक बार नीचे कमेंट करो कि मजा आ रहा है सर, सारा चीज अच्छे से समझ में आ जा रहा है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वथनांक से कम ताप पर द्रव की वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्वथनांक से कम ताप पर द्रव जो है वाष्प में चेंजेज होने लगता है, उसको हम लोग कहते हैं वाष्पीकरण। क्या कहते हैं मेरे बच्चा? तो वाष्पीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस जो बराबर होता है 273 केल्विन के बराबर होता है। कितना होता है? 273 केल्विन के बराबर होता है। ओ भाई रुक, 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273 केल्विन के बराबर होता है, याद रखेंगे। ठीक है, और एक चीज आता है आप लोग के एग्जाम में, सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना और केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना। हम आप लोग को बहुत बार बताएं, पिछले वाले सेट में बता चुके थे। जब सेल्सियस से केल्विन में चेंज करेंगे तो आपको 273 को क्या करना है? जोड़ देना है। क्यों? क्योंकि छोटा से आप बड़ा कर रहे हो और ये आपका के बड़ा है और सी छोटा है, तो 273 को लेस कर देना। तो याद रखिएगा आप लोग, सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना रहेगा तो 273 को ऐड कर देना, केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना है तो 273 को लेस कर देना। वैसे आप पिछले वीडियो को देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा, अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हो तो। ठीक है, बाकी जो हमारे वीडियो को लगातार देखते हुए आ रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु द्रव्यमान संरक्षण के नियम व्याख्या करता है? सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं। दिए गए तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान के एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। परमाणु अव्याज्य सूक्ष्मतम होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो निर्मित होते हैं ना ही विनाश होता है। किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होती है। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा, परमाणु जो है ना अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। जी हाँ, परमाणु जो है सबसे छोटा कण है और ये अविभाज्य है, यानी उसको अविभाजित नहीं किया जा सकता, उसको तोड़ा नहीं जा सकता है भाई। ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो निर्मित होता है और ना ही विनाश होता है। बात समझ में आया? ठीक है, परमाणु जो है क्या है? अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, यानी इससे छोटा कण उसे किया ही नहीं जा सकता। आप लोग को पता है कि पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण क्या है? तो परमाणु है। समझ में आया मेरे बच्चा? समझ आ गए सर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है? ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 यूनिट है। ठीक है, 16 यू है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान 16 ग्राम है ना, ये गलत बोल रहा है। ऑक्सीजन एक परमाणु द्रव्यमान जो है वो 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग का 16 गुना भारी है। जी हाँ, जो भी जितना भी तत्व है वो ये कार्बन के परमाणु से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, तुलना किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, किसी भी यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है तथा उस यौगिक के सभी गुण को प्रदर्शित करता है कहलाता है। सबसे सूक्ष्मतम कण का बात कर रहा है, तो सबसे जो सूक्ष्मतम कण जो है ये क्या है? सबसे सूक्ष्मतम कण क्या है? ठीक है, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्या बोल रहा है कि किसी भी यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है और उस यौगिक के सभी गुण प्रदर्शित करता है, तो ये आपका अणु कहलाएगा मेरे बच्चे। ठीक है, इसमें यौगिक को गुणों को भी प्रदर्शित करने बोला, तो ये आपका अणु हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चतुर्परमाणुक है? तो चतुर्परमाणुक जो होता है आपको पता है फास्फोरस होता है, और वो किस गुण यहाँ पे बताता है? कुछ नाइट्रोजन को बताता है। तो देखिए नाइट्रोजन NH3, ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। वैसे यहाँ पे हमको लगता है मिसप्रिंट है, यहाँ पे NH4 होना चाहिए। चलिए देख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 36 ग्राम जल के मोल में बदले। ठीक है, 36 ग्राम जल को मोल में बदले। तो देखिए इसको दोनों को अच्छे से समझ लीजिएगा कैसे मोल में आपको चेंज करना है। ठीक है, 36 ग्राम जल बोल रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका द्रव्यमान दे रखा है ना, तो आपको मोल में बदलना है। तो मोल का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? द्रव्यमान बटा अनुभार। ठीक है, तो मोल आपका नहीं दिया हुआ है, आपको द्रव्यमान दिया हुआ है 36 और अनुभार आपको निकालना होगा। तो जल का अनुभार कितना होगा? तो निकालते हैं यहाँ पर। जल का सूत्र क्या होता है? H2। हाइड्रोजन कितना है बाबू? 2 है। कितना है? हाइड्रोजन 2 है। और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है। तो 2 1 का 2 हो गया। ऑक्सीजन के ठो है, 1 ठो है। ठीक है, और ऑक्सीजन के ये क्या बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो 16 होता है। तो 16 हो गया। ठीक है, 16 का 16। अब देखो, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, 16 और 2 18 हो गया। तो अनुभार जो निकल गया बच्चा, ये कितना निकल गया? 18 निकल गया। तो 36 को 18 से डिवाइड करेंगे कितना? 2। तो 2 मोल इसका राइट उत्तर हो जाएगा।
क्या होगा 2 मोल। ऑप्शन नंबर 1 इसका ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, आप लोग इसको समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले लेते बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फिर से एक बार वीडियो को 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए पीछे करके फिर से देख लेंगे इसको। अगला देखते हैं क्या है, 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान क्या होगा। द्रव्यमान पूछ रहा है मेरे बच्चा, तो मोल का सूत्र अभी हमने जो बताया उसी फार्मूला से बनाना है। मोल बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान बटा अनुभार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मोल आपका दे रखा है 5, द्रव्यमान आपको क्या करना है, निकालना है, और आपका अनुभार जो है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का अनुभार कितना होता है बताइए। नाइट्रोजन का जो अनुभार कितना होता है, तो नाइट्रोजन N2 है ना, तो नाइट्रोजन N2 होता है, तो N का कितना होता है, इसका द्रव्यमान कितना होता है 14, और 14 केट हो नाइट्रोजन है 2 गो, तो 14 ने 28, तो इसका जो अनुभार निकल गया वो 28 निकल गया। अब कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 18 जो इधर जाके मल्टीपल में चला जाएगा। ठीक है, तो 18 गुने 5 गुने 18 इंटू द्रव्यमान, तो 18 25 कितना हो जाएगा बाबू, तो 18 25 जो आपका हो जाएगा यहाँ पर 8 25 40 का 0, हाथ बचा 1 है ना, 5 का 5 और 1 6 है, 8 पे 40 का 0, हाथ बचा 4, 5 का 5 4 9, 90 आ रहा है। अच्छा सॉरी, यहाँ तो 28 ना है बाबू, 28 ना है, वही तुम देख रहे हो 90 आ रहा है। तो देखो आप गुना करो, 8 पे 40 के 0, हाथ बचा 4, 5 गुने 10 और 4 14, हाँ ठीक है 140 यूनिट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। क्लियर है। कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है, काफी लॉलीपॉप सवाल पूछ दिया मेरे बच्चा, कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है। देखो कितना एकदम लॉलीपॉप है, और ये सवाल को सबको पता होना चाहिए कि पावर हाउस किसे कहा जाता है, बिजली घर किसे कहा जाता है, ऊर्जा का घर किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। जी हाँ मेरे बच्चे। और आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो आत्महत्या की थैली, जल्दी से कमेंट करो, आत्महत्या की थैली। चलो मेरे बोलने से पहले आप लोग कमेंट कर दो, मैं रुक जाता हूँ। तो लाइसोसोम को कहा जाता है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाता है। ठीक है, वैसे इसमें तो आपका बिजली घर जो है माइटोकॉन्ड्रिया को। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, तो अंतःजालिका का, गोल्जी का उपकरण का, और लाइसोसोम का, माइटोकॉन्ड्रिया का। तो इसमें भी आपका राइट उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसी में क्या होता है, डीएनए और राइबोसोम होता है। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, जस्ट आप लोग को बताए थे 30 लाइसोसोम, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण, आप लोग को पता है कोशिका का 2 प्रकार होता है भाई, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का क्या उदाहरण है इसमें, तो आपका जीवाणु हो जाता है, और जीवाणु किसके अंदर है, तो ये आपका बैक्टीरिया आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। झिल्ली जीवात जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो ये आपका अंतःद्राविका जालिका में होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं की संख्या क्या होगी, 1 2 3 4। तो अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं की संख्या 4 होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, याद कर लेंगे। अगला देखते हैं हम लोग, एक जीव के गुणसूत्रों की संख्या 18 है, तो उस जीव के अंडे में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, तो जस्ट आधा हो जाएगा। तो 18 का आधा कितना होता है, 9। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। पौधे में जल एवं खनिज का संवहन कौन करता है, तो पौधे में 2 प्रकार के संवहन उत्तक होते हैं मेरे बच्चे, एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। तो जाइलम क्या करता है, जड़ से क्या करता है, जड़ से क्या करता है, खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाता है ना, खनिज लवण जल ये सब क्या करता है, जाइलम पत्तियों तक पहुंचाता है। और पत्ती में जो बन जाता है भोजन, उसको वो क्या करता है, अन्य भागों तक फ्लोएम भेजता है। यानी कि समझ लो पौधे में जो है 2 प्रकार के उत्तक जाइलम और फ्लोएम होते हैं, और दोनों क्या करते हैं, जाइलम समझ लो कि एक तरीके से आपके पापा हैं। ठीक है, पौधा का पापा है, वो क्या करता है, खनिज लवण जितना भी है वो सब उठा करके किचन में पहुंचा देता है। और फ्लोएम क्या करती है, फ्लोएम मम्मी है, फ्लोएम क्या है, मम्मी है, समझ में आ रहा है। वो क्या करती है, पत्तियों में जो बन जाता है भोजन उसको सभी भागों तक पहुंचाती है, मतलब सभी घरों में सभी को परोस देती है। बात समझ में, आप लोगों को घर में ऐसा ही होता है ना, पापा क्या करते हैं, तो पापा जो भी सामान उमान है, राशन उसन पानी ले आते हैं घर में, और फिर किचन में खाना बनता है, तो फ्लोएम क्या करती है, यानी कि माँ क्या करती है, सभी को खाना परोस देती है। तो यही काम है। तो पापा जाइलम, फ्लोएम मम्मी। ठीक है ऐसे याद करोगे ना तो कभी नहीं गड़बड़ होगा। अगला देखते हैं हम लोग, रक्त एक उत्तक है, तो रक्त एक कैसा उत्तक है, तो संयोजी उत्तक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, तरल संयोजी उत्तक है ना। अस्थि और मांसपेशी को जोड़ने वाली रचना को क्या कहते हैं, तो अस्थि और मांसपेशी को जोड़ने वाली जो रचना होती है उसको हम लोग टेंडेन कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंडेन। और अस्थि और अस्थि को जोड़ने वाला, अस्थि और अस्थि को जोड़ने वाला को क्या कहते हैं, तो लिंगामेंट कहते हैं। याद रखेंगे, अस्थि जोड़ने बोलेगा तो लिंगामेंट, और अस्थि और मांसपेशी जोड़ने बोलेगा तो टेंडेन।
अस्थि मतलब होता है हड्डी, है ना। पेरेनकाइमा जिसमें क्लोरोफिल हो सकती है, तो क्लोरोफिल किस में हो सकती है, तो आपका क्लोरेनकाइमा में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए 2 सवाल और बचा मेरे बच्चे, और आपको हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, अच्छा नहीं लग रहा होगा तो मत लाइक करना, ठीक है, डिसलाइक कर देना। और अभी तक हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरीके का वीडियो पाने के लिए। और मेरे प्यारे बच्चों, बेल आइकन को भी जरूर दबा लेंगे ताकि नई वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन भी चला जाएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर करना है। ये वाला काम आप लोग छोड़ना मत, बाकी सब छोड़ देना, लेकिन ये वाला काम मत छोड़ना, ये वाला आप लोग के लिए जिम्मेदारी है, ये ज़रूर करना आप लोग, है ना। चलो शेयर जरूर करना सभी अपने दोस्तों को, मित्र को, महिला मित्र हो चाहे पुरुष मित्र हो, जो भी होगी, है ना, सबको शेयर कर देना। अब देखते हैं हम लोग 2 सवाल और। किस ऊतक में विभाजन से पौधे की लंबाई बढ़ती है, तो विभोज्य ऊतक के कारण, याद रखिएगा। और मोटाई कैसे होती है, तो वो आपका पार्श्व विभोज्य ऊतक के कारण। विभोज्य ऊतक के कारण जो होता है पौधे की लंबाई बढ़ती है, याद रखेंगे। मुख गुहा की आंतरिक सतह किस ऊतक की बनी होती है, तो ये किसकी बनी होती है, तो एपिडर्मल को कहती होती है, ठीक है, तो एपिडर्मल ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो ये था बच्चों आप लोग का 1 से लेकर 40 तक सवाल, और ये आपका विज्ञान का 5वां वीडियो था। कितना वीडियो था, ये आपका 5th वीडियो था, ठीक है। और इसके पहले आप लोग का 4 वीडियो और अपलोड हो चुका है। अगर वीडियो को आप बाद में देख रहे हैं तो आपको 8 से 10 मॉडल पेपर आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में यहाँ पे जाकर देख सकते हैं, यहाँ पे सारा आपका मिल जाएगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंस का, सभी सब्जेक्ट का 8 से 10 मॉडल पेपर मिलेगा मेरे बच्चे, सभी सब्जेक्ट का, जिसमें आपके मॉडल पेपर 7-8 होंगे, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, पिछले साल का जो क्वेश्चन पूछा गया 2-3 सालों में, वो सारा रहेगा। और आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन कराया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे बच्चे। आप और सभी वीडियो को ज़रूर देख लेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक बात और कहना था, ध्यान से सुनेंगे कि हमारा ऐप जो है, हमारा ऐप पे क्लास चलता है क्लास 10th का, ठीक है। और बहुत ही जल्द आप लोग का कोर्स लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसलिए हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से ज़रूर जुड़ जाएंगे, ठीक है। व्हाट्सअप चैनल में जुड़ेंगे, वहाँ पे मैं बता दूंगा कि आप कोर्स कब लॉन्च होगी। और उसके बाद फिर जैसे अभी क्लास 10th की तैयारी हुआ था, उससे धाकर तरीके से आप लोग को भी तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।